गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक लाइट चैप्टर उठाए हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसको हम लोग वन शॉट में फिनिश करेंगे, ठीक है। बट अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए और कुछ कमेंट कीजिए कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या और आपको चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी जो भी चाहिए सो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है मेरे चैनल पे, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। बट प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ये सब वीडियो देख सकें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये एक लाइट चैप्टर है बट इससे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला बहुत अच्छा आता है। तो ज़्यादा मोस्टली हमको याद रखना है कि स्टेटमेंट इसमें हम लोग देखेंगे सारा स्टेटमेंट, क्योंकि इस चैप्टर में असर्शन रीजन पूछेगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए और मैच द फॉलोइंग शुरू किया जाए। क्या बोल रहा है कि बिसाइड माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, macroscopic plant and animal, microbes are major component of biological system on this earth। मतलब ये जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ में सिर्फ मैक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल ही नहीं प्रेजेंट है, बट माइक्रोब्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है हमारे इस अर्थ में। जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल है हमारे इस बायोलॉजिकल सिस्टम में। बोल रहा है कि यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं डाइवर्सिटी चैप्टर। यू रिमेंबर दैट द विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा किंगडम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किंगडम मोनेरा, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि विच आर द वन दैट द आर ओनली माइक्रोस्कोपिक। उसमें से भी कौन सा माइक्रोस्कोपिक है? तो किंगडम मोनेरा जनरली माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोब्स वगैरह के बारे में बोल रहा है कि माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। माइक्रोब्स तो हर जगह प्रेजेंट है। इन सॉइल में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, इनसाइड आवर बॉडीज़ में भी प्रेजेंट है, एंड दैट ऑफ द अदर एनिमल एंड प्लांट। और अदर एनिमल के बॉडी में भी प्रेजेंट है और प्लांट के भी बॉडी में प्रेजेंट है। हर जगह प्रेजेंट है माइक्रोब्स, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। और ये सब कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? वैसा वैसा जगह पे प्रेजेंट है जहाँ पे लाइफ फॉर्म को एग्जिस्ट कर पाना बिलीव नहीं होगा कि ऐसा ऐसा लोकेशन पे ये लोग प्रेजेंट है। जहाँ पे लाइफ के बारे में कोई सोच नहीं सकता कि यहाँ पे लाइफ पाया जा सकता है, वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। बोल रहा है कि साइट सच एज डीप इनसाइड द गीजर थर्मल वेंट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है वहाँ पे भी है। वेयर द टेम्परेचर में बी हाई एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पे टेम्परेचर है वहाँ पे भी मिल जाएगा माइक्रोब्स। डीप इन द सॉइल, सॉइल के डीप में भी हमको क्या मिल जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। अंडर द लेयर्स ऑफ द स्नो सेवरल मीटर थिक, स्नो का जो लेयर होता है उसके सेवरल मीटर थिक में अंदर जाएंगे तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। एंड इन अ हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट, और ये कहाँ पे और भी मिल सकता है? हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में भी मिल सकता है। फिर बोला कि माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस। तो माइक्रोब्स के बारे में क्या बोल रहा है कि माइक्रोब्स आर डाइवर्स। माइक्रोब्स किसको मानेंगे? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस। फिर बोला विरोइड आर अल्सो प्रियॉन्स, विरोइड एंड अल्सो प्रियॉन्स दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। जो हम लोग लिविंग वर्ल्ड में वहाँ पे पढ़े ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, विरोइड एंड प्रियॉन्स, तो वही उसी के बारे में बोल रहा है कि विरोइड एंड प्रियॉन आर अल्सो द प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। ये सब भी क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट ही है। सम ऑफ द माइक्रोब्स आर शोन इन द फिगर 8.1। अभी हम लोग देखेंगे 8.2। फिर आगे बोल रहा है कि माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंगी कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया। माइक्रोब्स को हम लोग ग्रो कर सकते हैं न्यूट्रिशन मीडिया पे, आर्टिफिशियली लैब में, टू फॉर्म कॉलोनीज, उसका हमको कॉलोनी बना सकते हैं। दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज, नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। सच कल्चर आर यूजफुल इन स्टडीज़ ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब वो सब हम लोग ग्रो क्यों करते हैं? हम लोग ग्रो इसलिए करते हैं ताकि हम उन माइक्रोब्स के बारे में स्टडी कर सकें। लैब आर्टिफिशियली ग्रो क्यों किया जाता है माइक्रोब्स को? ताकि उसके बारे में हम लोग जान सके, उसका बिहेवियर जान सके, उसका मेटाबॉलिज्म को जान सके, इसीलिए हम लोग उसको ग्रो करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है कि बैक्टीरिया, तो देखिए ये जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, इस फिगर में पहला नंबर बोल रहा है रॉड सेप बैक्टीरिया। तो ए नंबर में ये क्या बता रहा है? रॉड सेप बैक्टीरिया बता रहा है। बी नंबर में ये स्फेरिकल बैक्टीरिया जिसको हम लोग कोकस बोलते हैं, स्फेरिकल बैक्टीरिया।
और सी नंबर में यहाँ पे रॉड से बैक्टीरिया को और मैग्नीफाई किए तो हमको उसका फ्लैजिला यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इधर आते हैं, वायरस के बारे में बोल रहा है। ये है बैक्टीरियोफेज। तो ये क्या है, अच्छा इसका ये जो है ना, इसका डायग्राम को याद रखना है। ये क्या है, हेड है, ये इसका कॉलर है, ये इसका टेल है, और यहाँ पे ये प्लेट बोले इसको, इसको पिंस बोले, और इसको प्रॉन्स बोले। यही सेम डायग्राम कहाँ पे प्रेजेंट है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। उसके बाद बी नंबर में दिया एडिनो वायरस विच कॉजेज द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसको लिखिएगा, यहाँ पे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एडिनो वायरस लिखा हुआ बट फिर से साइड में लिखेंगे। एडिनो वायरस कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एडिनो वायरस क्या कॉज कर रहा है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है। तो ये है एडिनो वायरस, याद रखना है, ये क्या है, एडिनो वायरस, जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है। तीसरा नंबर सी नंबर में रॉड सेप्ट टोबैको मोज़ेक वायरस। ये किसका वायरस, ये कौन सा वायरस का ये डायग्राम दिया, ये फिगर दिखा रहा है, टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको बोलते हैं TMV। मैग्नीफिकेशन इसका बता दिया कि इतना मैग्नीफिकेशन है, ठीक है। आगे बात करेंगे, ये जो ए नंबर में है, यहाँ पे लिखा हुआ कॉलोनीज ऑफ द बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन पेट्री डिश। यहाँ पे इस कॉलोनी में यहाँ पे बहुत सारा बैक्टीरिया को ग्रो कराया गया, वही दिखा रहा है। और यहाँ पे है कि फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन पेट्री डिश। अब यहाँ पे फंगल कॉलोनी को ग्रो करवाया जा रहा है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे बोल रहा है कि इन चैप्टर 7 यू हैव रीड दैट द माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़े कि माइक्रोब से बहुत सारा डिजीज भी होता है। दे ऑल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट में भी डिजीज कॉज करता है माइक्रोब। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग इसके डिजीज़ के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मेनली हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रोब से हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, माइक्रोब्स हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, ये चीज़ हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। बट ऐसा नहीं है कि सारा माइक्रोब्स क्या है, हार्मफुल। ऐसा तो नहीं है कि सारा माइक्रोब्स हार्मफुल ही है। सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू द मैन इन अ डाइवर्स वे। बहुत सारा माइक्रोब्स जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स टू द ह्यूमन वेलफेयर आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। और इस चैप्टर में मेनली माइक्रोब्स का ह्यूमन के वेलफेयर में क्या क्या कहाँ कहाँ यूज किया गया है, वही चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, कि जो हमारे घर का प्रोडक्ट है उसमें कहाँ कहाँ माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज़ माइक्रोब्स और प्रोडक्ट डेराइव फ्रॉम देम एवरी डे। हम लोग हर दिन माइक्रोब से प्रोडक्ट को डेराइव कर रहे हैं। अ कॉमन एग्जाम्पल इज़ द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क। सबको पता होगा कि जो दही बनता है मिल्क से, वो भी किसके कारण होता है, वो भी बैक्टीरिया के कारण होता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस, एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड, उसको कॉमनली हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू द कर्ड, मिल्क पे ग्रो करके उसको किसी में बदल देता है, कर्ड में बदल देता है। ड्यूरिंग द ग्रोथ लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोआगुलेट एंड पार्सली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट, लैब, एग्जाम में पूछता है लैब पार्सली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। यहाँ पे ये देखो ये टर्म दिया है पार्सली, एग्जाम में पूछता है लैब कंप्लीटली डाइजेस्ट, 4 ऑप्शन बना देगा, लैब कंप्लीटली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, पार्सली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, फुल्ली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। तो वहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, पार्सली डाइजेस्ट कर रहा है मिल्क प्रोटीन को। तो यहाँ पे लिखेंगे लैब पार्सली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, पार्सली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन को ये पार्शियली डाइजेस्ट कर रहा है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकोलम और स्टार्टर। जैसे हम लोग जोरन बोलते हैं ना, कि दूध में हल्का से 1 चम्मच डाल देते हैं तो सुबह में उठते हैं तो दही बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं इनोकोलम। और स्टार्टर कॉन्टेन मिलियन ऑफ द लैब which at the suitable temperature multiply, thus converting milk to the curd, which is also improve the nutritional value quality by increasing the vitamin B12। अब याद रखना कि कर्ड में कौन सा विटामिन प्रेजेंट रहता है, विटामिन B12। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ड कॉन्टेन विटामिन B12, ठीक है। कर्ड कॉन्टेन विटामिन B12 न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि मिल्क एंड कर्ड में किसका न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है, तो कर्ड का ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू, क्योंकि कर्ड में क्या प्रेजेंट है, विटामिन B12 प्रेजेंट है। इन आवर स्टोमक टू, हमारे स्टोमक में भी द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे लैब चेक
डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्टोमक. लैब चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन स्टोमक. माइक्रोब्स इन स्टोमक में वो चेक करेगा. ठीक है, क्या बोला? लैब चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन स्टोमक. स्टोमक में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को कौन चेक कर रहा है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया चेक कर रहा है. आते हैं नेक्स्ट, ये हो गया हमारा लैब के बारे में यहीं तक था. तो लैब में हमको जनरली क्या पहला पॉइंट क्या याद रखना है? पहला पॉइंट याद रखना है कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो मिल्क को कैसे डाइजेस्ट कर रहा है? पार्सली डाइजेस्ट कर रहा है. क्या कैसे डाइजेस्ट कर रहा है? पार्सली मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है. कर्ड क्या कंटेंट करता है? विटामिन B12 कंटेंट करता है. फिर लैब और क्या कर रहा है? चेक कर रहा है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हमारे स्टोमक में. क्या कर रहा है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया चेक कर रहा है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्टोमक में, वो चेक कर रहा है. ठीक है, लैब प्ले बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग. चेक करने के लिए एक बेनिफिशियल रोल निभा रहा है इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट बात करते हैं. अब यहाँ पे आएगा द डग विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा इन इटली. डोसा इन इटली का हम लोग डग का यूज़ करते हैं ना. ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया. उसको भी फर्मेंटेशन किससे किया जाता है? बैक्टीरिया से ही उसको तैयार किया जाता है. द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ द डग इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस. जैसे कि इडली हो गया. इडली को जब हम लोग तोड़ते हैं तो अंदर से पूरा छेद रहता है ना, पूरा अंदर से होल बना हुआ है. तो वो हुआ कैसे? वो हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के कारण. वो कैसे बना है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के कारण अंदर में होल बन चुका है. ठीक है, पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ द डग विच इज ड्यू टू द प्रोडक्शन डग इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस. वो किससे हुआ? पफ्ड अप, जो फूला हुआ है वो कैसे फूल गया? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड. वहाँ पे अंदर में बैक्टीरिया जब रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज करता है, जिसके कारण अंदर का अपीयरेंस कैसा हो गया? पफ्ड अप हो गया, पूरा फूल गया अंदर से. कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द CO2. अंदर में अलग अलग मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो जिसके कारण बॉडी से CO2 बाहर निकल रहा है. तो CO2 बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे पफ्ड अप अपीयरेंस क्रिएट हो गया. वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया ऑफ दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम. अलग अलग बैक्टीरिया का अलग अलग सोर्स हो सकता है. सिमिलरली द डग विच इज़ यूज फॉर द मेकिंग ब्रेड. अब यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है. सिमिलरली द डग विच इज़ यूज टू मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट. अब यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे, बेकर्स इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड. यहाँ पे लिखेंगे बेकर्स ईस्ट. बेकर्स ईस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड. बेकर्स ईस्ट का यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग? ब्रेड बनाने में कर रहे हैं. और बेकर्स ईस्ट को ही बोलते हैं हम लोग सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिए, मेकिंग ब्रेड. और याद रखना बेकर्स ईस्ट को बोलते क्या है? बेकर्स ईस्ट को हम लोग बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिए. ठीक है, तो बेकर्स ईस्ट को लिख लो यहाँ पे इस तरह से. बेकर्स ईस्ट को बोलता है सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिए. सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिए. बेकर्स ईस्ट को बोला जाता है सैक्रोमाइसिस, जिसका यूज़ किस में किया जा रहा है? ब्रेड मेकिंग में. यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड. बेकर्स ईस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड. ये पहला पॉइंट हुआ. फिर बोले अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड द फूड आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स. बहुत सारा ड्रिंक को भी माइक्रोब्स का फर्मेंटेशन करके, माइक्रोब्स का सड़ा करके बनाया जाता है. एक एग्जाम्पल दिया टोडी, अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ द साउदर्न इंडिया. टोडी क्या है? एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है. कहाँ पे प्रेजेंट है? साउदर्न इंडिया में प्रेजेंट है. इट इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाम. कैसे बनाया जाता है? फर्मेंट करना रहता है सैप को पाम से. मतलब कि जो पाम ट्री है उसका फर्मेंटेशन करके उस सैप का उसके जो सैप निकल रहा है उस सैप का फर्मेंटेशन किया जा रहा है. और फर्मेंटेशन जब करते हैं तो क्या बनता है? तोड़ी. जनरली हम लोग उसको बोलते हैं ताड़ी. क्या बोलते हैं? ताड़ी बोलते हैं हम लोग. इधर हम लोग के घर तरफ क्या बोला जाता है? उसको ताड़ी बोला जाता है. बोल रहा है माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश. माइक्रोब्स को फिश को भी फर्मेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है. सोयाबीन, बम्बू शूट टू मेक द फूड. फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हुआ. चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वेर यूज्ड. यहाँ पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे
सबसे पुराना कौन सा आइटम है जहाँ पे माइक्रोब्स का यूज़ किया गया था? चीज़ जो है जहाँ पे सबसे पहली बार माइक्रोब्स का यूज़ किया गया था। चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड इन विच दैट माइक्रोब्स वेर यूज। तो यहाँ पे लिखिएगा चीज़ इज़ oldest food item in which microbes were used। माइक्रोब्स वेयर मतलब कि सबसे पहली बार माइक्रोब्स किस में यूज किया गया था, मतलब सबसे पुराना कौन सा ऐसा फूड है जहाँ पे माइक्रोब्स का यूज किया गया। वो सबसे पुराना फूड का नाम है चीज़, जहाँ पे सबसे बहुत लंबे समय से माइक्रोब का यूज़ किया जा रहा है चीज़ बनाने के लिए। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट आएगा कि डिफरेंट वैराइटीज ऑफ द चीज़ आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। द स्पेसिफिसिटी coming from the microbes used. For example, large hole in Swiss cheese are due to production of large amount of CO2 by bacterium named Propionibacterium sermini। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ गया यहाँ पे कि यहाँ पे लिखेंगे स्विस चीज़ के बारे में आएगा एग्जाम में कि लार्ज होल इन स्विस चीज़ आर ड्यू टू बैक्टीरियम का नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सर्मिनी। तो यहाँ पे लिखेंगे लार्ज होल इन स्विस चीज इज ड्यू टू बैक्टीरिया, है ना, ड्यू टू बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सर्मिनी। प्रोपियोनिबैक्टीरियम ये सब आप लोग लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। एग्जाम में डायरेक्टली यही सब पॉइंट से क्वेश्चन आता है कि लार्ज होल इन स्विस चीज इज ड्यू टू बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सर्मिनी। ठीक है, तो मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्विस चीज़ में लार्ज होल का प्रोडक्शन किस बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सर्मिनी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फिर एक और आएगा द रॉकी फोर्ट चीज़ आर राइपेंड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंगी ऑन देम विच गिव देम पार्टिकुलर फ्लेवर। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रॉकी फोर्ट चीज़ आर राइपेंड बाय फंगी। यहाँ पे लिख देंगे आर राइपेंड बाय फंगी से उसको राइपेन किया जा रहा है। ठीक है, रॉकी फोर्ट चीज आर राइपेंड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंगी ऑन देम विच गिव्स देम पार्टिकुलर फ्लेवर। मतलब रॉकी फोर्ट चीज़ में उसको हम लोग कर रहे हैं कि उस पर स्पेसिफिक फंगी को ग्रो करा रहे हैं, तो वही लिख दिए कि आर राइपेंड बाय स्पेसिफिक फंगी। तो याद रखना यहाँ पे बात, यहाँ पे एक बात आया, पहला नंबर बात आया ब्रेड मेकिंग के लिए कौन सा ईस्ट को हम लोग कौन सा बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं, सेक्रोमाइसिस सर्वाइसी है, जबकि एक ईस्ट है ये बेकर्स ईस्ट, जिसको बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। बेकर्स का मतलब बेकरी हो गया ना, कि ब्रेड वगैरह केक वगैरह, उसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, सेक्रोमाइसिस सर्वाइसिए का यूज कर रहे हैं। दूसरा नंबर बात कि सबसे पुराना कौन सा फूड आइटम है जहाँ पे चीज़ का यूज किया जा रहा है, जहाँ पे माइक्रोब्स का यूज किया जा रहा है, वो क्या है, हमारा चीज़ है। तीसरा नंबर बात कि स्विस चीज़ में लार्ज होल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, वो बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सर्मिनी। नेक्स्ट है रॉकी फोर्ट चीज़ के बारे में कि रॉकी फोर्ट चीज़ आर राइपेंड बाय फंगी से उसको हम लोग राइपेन कर रहे हैं। तो ये सब हमारे हाउस होल्ड पे था कि घर पे हम लोग इतना सारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। अब आता है माइक्रोब्स का यूज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कि इंडस्ट्री में क्या माइक्रोब्स का कहीं पे यूज़ होता है, तो देख लेते हैं कि इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग। माइक्रोब्स का यूज़ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में भी हो रहा है, बहुत सारा प्रोडक्ट को बनाने के लिए। बोल रहा है कि बिवरेजेस एंड एंटीबायोटिक आर सम एग्जाम्पल। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल कॉल्ड फर्मेंटर। पूछा फर्मेंटर क्या होता है, फर्मेंटर एक ऐसा वेसल होता है जिसमें हम लोग बहुत लार्ज नंबर में माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटर। जैसे यहाँ एग्जाम यहाँ डायग्राम दिया हुआ देखो, फर्मेंटर इस तरह से वेसल होता है जिसके अंदर माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं।
अब देखो फर्मेंटेड बिवरेजेस मतलब जो हम लोग ड्रिंक है, अल्कोहल है, बियर्स है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्मेंटेड बिवरेजेस पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है कि माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट, कौन सा माइक्रोब, स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमोमेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बिवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम। बोल रहा है कि जो ईस्ट का जो यूज है ना, इतना लंबे समय से हो रहा है ना कि अभी तक इमेमोरियल टाइम मतलब बहुत लंबे समय से ईस्ट का यूज कर रहे हैं हम लोग बियर बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, विस्की बनाने के लिए, ब्रांडी बनाने के लिए और रम को बनाने के लिए हम लोग ईस्ट का यूज कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। फिर बोल रहा है कि फॉर दिस पर्पस द सेम ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिए used for the bread making and commonly called brewer's yeast is used for fermenting melted cereals and fruit juice to produce ethanol। जो ब्रेड बनाने के लिए जो माइक्रोब्स का यूज किया ना, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिए, वही माइक्रोब्स का यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं जिसको बोलते हैं ब्रीवर्स ईस्ट जैसे है क्या ना, ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड, यहाँ पे अब उस ईस्ट को बोल दिए ब्रीवर्स ईस्ट, क्योंकि ब्रीविंग इंडस्ट्री में उसको यूज कर रहे हैं। दारू जहाँ पे बन रहा है ना उसको बोलते हैं ब्रीविंग इंडस्ट्री, जहाँ पे अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री को बोला जाता है ब्रीविंग इंडस्ट्री। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया यहाँ पे ब्रीवर्स ईस्ट। क्या पड़ गया, ब्रीवर्स ईस्ट इसको यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, ब्रीवर्स ईस्ट। क्या बोला कि फॉर दिस पर्पज द सेम ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रीवर्स ईस्ट। कॉमनली उसको क्या बोल रहे हैं, ब्रीवर्स ईस्ट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग मेल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, इथेनॉल बना रहे हैं। डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल बाय ईस्ट। हमको ये रिएक्शन कहाँ पे पढ़ना है, ये रिएक्शन जनरली हमको वहाँ पे प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ना है, रेस्पायरेशन में, है ना। अभी उसको जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे इथेनॉल का प्रोडक्शन। अब देखो क्या बोल रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ द प्रोसेसिंग विथ और विदाउट डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि वाइन, बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। यहाँ पे लिखिए पॉइंट कि वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। वाइन एंड बियर आर, एग्जाम में पूछता है, आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। तो ये हो गया हमारा दो एग्जाम्पल, वाइन एंड बियर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, वेर एज विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रूथ। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विस्की, ब्रांडी एंड रम, विस्की, ब्रांडी एंड रम, विस्की, ब्रांडी एंड रम are produced by distillation, produced by distillation। देखो जितना हम पॉइंट लिख रहे हैं ना ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है। विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन, याद रखना है इस बात को। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, बिना डिस्टिलेशन के इसको बनाया जाता है। और विस्की, ब्रांडी एंड रम को प्रोड्यूस किया जाता है बाय डिस्टिलेशन। यहाँ तक याद हो गया। अब आगे बात करते हैं, हो गया नेक्स्ट। अब आते हैं एंटीबायोटिक। तो ये ब्रीविंग इंडस्ट्री में हम लोग क्या सीखें, ब्रीविंग इंडस्ट्री में सीखें कि यहाँ पे किसका यूज कर रहा है। जनरली बहुत लंबे समय से ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है ईस्ट का, अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, विस्की बनाने के लिए, ये सब का यूज किया जा रहा है। वहाँ पे किसका, कौन सा माइक्रोब का यूज किया जा रहा है, सेम माइक्रोब सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिए। और यहाँ पे उस माइक्रोब्स को बोल रहे हैं ब्रीवर्स ईस्ट। क्या बोल रहे हैं, ब्रीवर्स ईस्ट। ब्रीवर्स ईस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं ब्रीवर्स ईस्ट। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल आता है कि विस्की एंड वाइन एंड बियर का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है विदाउट डिस्टिलेशन, एंड विस्की, ब्रांडी एंड रम का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है विथ डिस्टिलेशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं एंटीबायोटिक में। क्या एंटीबायोटिक में माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, तो हम लोग देख लेते हैं एंटीबायोटिक के बारे में। कि बोल रहा है कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी। क्या बोल रहा है कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय माइक्रोब, एंटीबायोटिक किससे प्रोड्यूस हुआ, माइक्रोब से प्रोड्यूस हुआ। आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी था माइक्रोब से एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करवाना। एंड हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द
वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। तो माइक्रोब्स का यूज़ तो है ही, एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा यूज है। फिर बोल रहा है कि एंटी इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ। मतलब एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है, सबको पता है, बायो का मतलब लाइफ होता है। टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ। मतलब जब मिला दिया तो क्या बन गया, अगेंस्ट लाइफ। इन कंटेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसके अगेंस्ट में है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कॉज करेगा, उसके अगेंस्ट में कौन काम करता है, एंटीबायोटिक काम करता है, एंटीबायोटिक काम करता है। फिर बोला वेयर एज विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन बींग दे आर प्रो लाइफ। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एंटीबायोटिक ह्यूमन बींग के रेस्पेक्ट में कैसा काम करता है, प्रो टू लाइफ। प्रो लाइफ मतलब हमारे लाइफ को बचा रहा है, और बैक्टीरिया वगैरह को क्या कर रहा है, किल कर रहा है। तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट है और हमको, हमारे लिए प्रो लाइफ है। प्रो टू लाइफ मतलब हमारे अगेंस्ट नहीं है, वो हमारे फेवर में है और बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है। फिर बोला कि एंटीबायोटिक्स आर केमिकल, देखो यहाँ से, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड ग्रोथ ऑफ द अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक है क्या, एक सब्सटेंस है, केमिकल है, जो प्रोड्यूस होता है बाय सम माइक्रोब, सम माइक्रोब्स उसको प्रोड्यूस करता है, एंड कैन किल और रिटार्ड ग्रोथ ऑफ द अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, और रिटार्ड कर देता है, मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब ने उसका ग्रोथ को रोक देता है। तो एंटीबायोटिक है क्या, ऐसा केमिकल जो अदर माइक्रोब्स के ग्रोथ को डिक्रीज कर देता है, अदर माइक्रोब्स के ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक। सब कॉमनली यूज एंटीबायोटिक का नाम क्या है, पेनिसिलिन, सबको ही पता है। यहाँ पे ये पेनिसिलिन है। अब इसके बारे में कुछ बात करना है कि डू यू नो द पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। और ना जाने बहुत बार कहीं कहीं एग्जाम में मिलता ही रहता है कि पेनिसिलिन जो था पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुआ था। पेनिसिलिन क्या था, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वाज अ चांस डिस्कवरी। अब ये चांस डिस्कवरी क्यों बोल रहा है, कि ऐसा नहीं था कि माइक्रोब्स को लेंगे और हम पेनिसिलिन बनाएंगे, ऐसा नहीं था बात था एक साइंटिस्ट जिसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो कुछ माइक्रोब्स पे वर्क कर रहे थे, और माइक्रोब्स पे वर्क करने के ही दौरान उनको एक केमिकल सब्सटेंस मिला जो कि बैक्टीरिया को मार रहा था। तो उसी केमिकल सब्सटेंस को नाम रख दिया वो एंटीबायोटिक्स, और उसका नाम पड़ा पेनिसिलिन। क्या नाम पड़ा उसका, पेनिसिलिन। तो यहाँ इसके बारे में लिखा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है। Alexander Fleming, while working on Staphylococcus bacteria, once observed a mold growing in one of his unwashed culture plate around which Streptophilococci could not grow. He found out that it was due to the chemical produced by the mold, and he named it penicillin after the mold Penicillium notatum। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक बार फिर से देखेंगे क्या लिखा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। साइंटिस्ट का नाम क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो बोल रहे, उनके बारे में बता रहा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग, एक बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्टेफाइलोकोकी। बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया। वंस ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट अराउंड विच स्टेफाइलोकोकी कुड नॉट ग्रो। मतलब फॉर एग्जाम्पल इस तरह से प्लेट मान लेते हैं, इस तरह से बहुत सारा प्लेट है, वो वर्क कर रहे थे इस बैक्टीरिया पे, स्टेफाइलोकोकी पे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकी पे काम कर रहे थे। तो हुआ क्या कि जिस तरह से मान लो काम कर रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, स्टेफाइलोकोकी प्रेजेंट है यहाँ पे। लेकिन हुआ ना कि जैसे कि बोल रहा है कि वंस ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवास्ट कल्चर। मतलब इस पे मान लो ग्रो करवा रहे थे और इसको रख दिया उसी तरह से। नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो आए, एक कहानी बना रहे। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि वो आए मतलब लैब पे, और लैब पे जब ये दोबारा से स्टेफाइलोकोकी इस पे जब ग्रो करवाना चाहे तो इस पे ग्रो नहीं हो रहा था। वंस ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवास्ट कल्चर। मतलब कि मान लो कि इस पे एक मोल्ड ग्रो हो गया, इस तरह से कुछ मोल्ड टाइप का ग्रो हो गया। मोल्ड ग्रोइंग इन अनवास्ट कल्चर मतलब एक प्लेट पे वो उसको वॉश नहीं किए थे, तो वॉश नहीं करने के कारण इस पे कुछ मोल्ड ग्रो हो गया। Mold growing in one of his unwashed culture plate around the Staphylococcus around which Staphylococcus could not grow। अब दोबारा से जब इस पे चाह रहे हैं Staphylococcus को ग्रो करवाना, वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। He found out, और उनको पता लगा वहाँ से, he found out that it was due to the chemical produced by the mold। और इसका रीज़न था
कि ये जो मोल्ड है ये कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है जिसके कारण यहाँ पे स्टेफाइलोकोकी अब ग्रो नहीं कर पा रहा है मोल्ड, एंड ही नेम्ड इट पेनिसिलम आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलम नोटाटम। और उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, पेनिसिलम। किसके नाम पे, इस मोल्ड के नाम पे। उस मोल्ड का नाम था पेनिसिलम नोटाटम और उसी के नाम पे रख दिया गया है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो ये हुआ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। हावेवर इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स वॉज इस्टेब्लिश्ड मच लेटर बाय अर्नेस्ट चेन। अब यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है कि इसका फुल पोटेंशियल इस्टेब्लिश मच लेटर बाय अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरी। मतलब कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो वो उसको बता दिए कि ये पेनिसिलिन नाम पड़ेगा, लेकिन पेनिसिलिन का क्या क्या काम किया जा सकता है उसका फुल पोटेंशियल पता नहीं चला कि और क्या काम कर सकता है। तो उसका फुल पोटेंशियल बाद में कौन लेकर के आया, फुल पोटेंशियल जो है नेक्स्ट साइंटिस्ट लेकर के आया जिसका नाम है अर्नेस्ट चेन। क्या नाम है, अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उनका फुल पोटेंशियल को कौन उसको बताया, फुल पोटेंशियल का अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरी। दिस एंटीबायोटिक वॉज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर वुंडेड इन वर्ल्ड वार टू। और वर्ल्ड वार टू में जब अमेरिकन सोल्जर को चोट लगा वार के दौरान तो इस एंटीबायोटिक का यूज़ किया गया। फिर आया कि फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे वर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। और इस डिस्कवरी के लिए फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी को अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज़ 1945 में। तो ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही सब पूछेगा ना इस चैप्टर से। डाटा यह दिया हुआ है, डाटा में अगर बात करें तो ये डाटा में बता रहा है कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो साइंटिस्ट एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, उस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकी। अब एक दिन हुआ क्या कि नेक्स्ट डे, मतलब कि वो वर्क कर रहे थे तो एक पेट्री डिश में एक बैक्टीरिया को एक पेट्री डिश को वॉश नहीं किए वो, तो नेक्स्ट डे उसको एक मोल्ड उस पर ग्रो मिला। और मोल्ड को जब मोल्ड वहाँ पे मिला उस प्लेट पे, और दोबारा से जब वहाँ पे वो स्टेफाइलोकोकी को ग्रो करवाना चाह रहे तो वो ग्रो नहीं कर रहा था। नहीं करने का रीज़न क्या हुआ कि मोल्ड जो है यहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज कर रहा था और उस केमिकल के कारण यहाँ पे स्टेफाइलोकोकी अब ग्रो नहीं कर पा रहा। तो जब ग्रो नहीं कर पा रहा तो इस मोल्ड के नाम पे ही रख दिया गया उस केमिकल का नाम पेनिसिलिन। मोल्ड का नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटाटम, और इसी के नाम पे उस केमिकल का नाम रखा पेनिसिलिन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एंटीबायोटिक। और अलेक्जेंडर, लेकिन इस एंटीबायोटिक का फुल पोटेंशियल हमको नहीं पता चला। फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश, कि बाद में इसको एंटीबायोटिक की तरह यूज़ करेंगे, वो बाद में एस्टेब्लिश किया गया किसके द्वारा, अर्नेस्ट चेन के द्वारा एंड होवर्ड फ्लोरी के द्वारा। और बाद में तीनों को क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये हमारा ये हो गया एंटीबायोटिक के बारे में। फिर बोल रहा है कि आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वेर ऑल्सो प्योरीफाइड फ्रॉम दी अदर माइक्रोब्स। अदर माइक्रोब से भी अदर एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करवाया गया। फिर कैन यू नेम सम ऑफ द एंटीबायोटिक, बहुत सारा नाम हो सकता है, मार्केट में अवेलेबल है। एंटीबायोटिक हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज सच एज, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सच एज प्लेग, वूपिंग कफ को बोलते हैं काली खांसी, डिप्थेरिया को बोलते हैं गल घोटू, एंड लिप्रोसी को बोलते हैं कुष्ठ रोग, विच इज़ यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। टुडे वी कैनॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक। मतलब कि एंटीबायोटिक अगर नहीं रहेगा तो हम लोग वर्ल्ड को इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा रोल है। बैक्टीरिया इतना ज़्यादा हमारे आसपास प्रेजेंट है तो वो सब बैक्टीरिया किसी कारण मर रहा है, एंटीबायोटिक के कारण ही मर रहा है। तो यहाँ पे कुछ हम लोग लिखेंगे कि एंटीबायोटिक ग्रेटली इंप्रूव कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज। तो यहाँ पे लिखेंगे एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट क्या क्या ट्रीट करने को मिल रहा है, यूज टू ट्रीट डिजीजेज, सच एज, क्या क्या डिजीज हम लोग ट्रीट कर पा रहे हैं। पहला डिजीज का नाम है वूपिंग कफ, एग्जाम में ये पूछेगा वूपिंग, क्योंकि यही सब पूछबे करेगा इस चैप्टर से, और क्या पूछ सकता है। वूपिंग कफ, इसको क्या बोलते हैं, काली खांसी बोला जाता है। तो मैच द फॉलोइंग में पूछेगा, एक तरफ लिख देगा वूपिंग कफ, एक तरफ वो इधर वाला लिख देगा, उसको बोलते क्या है, काली खांसी। वूपिंग कफ हो गया। दूसरा नंबर डिजीज है हमारे पास डिप्थेरिया। इसको बोलते हैं गल घोटू। ठीक है, याद रखना है ये सब। तीसरा नंबर डिजीज हमारे पास लिप्रोसी।
जिसको बोलते हैं कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, कुष्ठ ROG, कुष्ठ रोग। अब ये जो है ना पहला डिजीज है, एंटीबायोटिक से किसी को इसको डेडली डिजीज को ट्रीट किया गया। वोपिंग कफ क्या बोले, काली खांसी। डिप्थेरिया को क्या बोले, गल घोटू बोले। लिप्रोसी को क्या बोले, कुष्ठ रोग बोले। नेक्स्ट हो गया, अब हमारे पास नेक्स्ट शुरू हो रहा है केमिकल एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब माइक्रोब्स का कहाँ पे और यूज कर रहे हैं। फिर अगर लास्ट टॉपिक है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। माइक्रोब्स इन बायोगैस, फिर ये चैप्टर इज फिनिश। माइक्रोब्स इज बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स इज बायो फर्टिलाइजर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इस पे। यहाँ तक हो गया। यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे ये सब याद रखना जो लिखे हैं हम साइड में। वोपिंग कफ को क्या बोलते हैं, काली खांसी। डिप्थेरिया को क्या बोलते हैं, गल घोटू। लिप्रोसी को क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं। ठीक है, आ जाते हैं इस पे। आगे देखते हैं, बोल रहा है microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemicals like organic acid, alcohol, enzyme। ये सब चीज़ ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल एंड एंजाइम का भी यूज़ कर प्रोडक्शन करने के लिए माइक्रोब का यूज़ किया जा रहा है। एग्जाम्पल बोल रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स आर एस्परगिलस नाइजर, अ फंगस। एस्परगिलस नाइजर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। एस्परगिलस नाइजर अ फंगस ऑफ सिट्रिक एसिड। एस्परगिलस नाइजर कौन सा एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। एसिटोबैक्टर एसिडी एक बैक्टीरियम है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम एक बैक्टीरियम है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरियम है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर बोले ना तो एग्ज़ाम में हर साल ये वाला पूछा गया है, PYQ में जा करके देख सकते हैं आप लोग, हर साल पूछा गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे एकदम अच्छा से डिजाइन बना के लिखेंगे। पहला नंबर बात लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट नंबर यहाँ पे बोला है एस्परगिलस नाइजर। एस्परगिलस नाइजर, एस्परगिलस नाइजर है क्या, ये लिखना है कि ये एक फंगस है। ये भी पूछता है कि है क्या, वो एक फंगस है। दूसरा नंबर बात इसमें बोलेंगे ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है सिट्रिक एसिड। एस्परगिलस नाइजर प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है एस्परगिलस नाइजर। दूसरा नंबर बात करेंगे हमारे पास, दूसरा नंबर है यहाँ पे सिट्रिक एसिड हो गया। एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी ये है क्या, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, ये एसिटोबैक्टर एसिटी, एक एसिटिक एसिड, इसके नाम से ही हो जाता है ना, एसिटोबैक्टर एसिटी प्रोड्यूस करेगा एसिटिक एसिड, प्रोड्यूस एसिटिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी प्रोड्यूस करेगा एसिटिक एसिड, नाम से याद रखना। एस्परगिलस नाइजर एक फंगस है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। एसिटोबैक्टर एक एसिटी एक बैक्टीरियम है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, इसके नाम से हुआ। तीसरा नंबर है हमारे पास, थर्ड नंबर है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम। थर्ड नंबर है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम। ये है क्या, एक बैक्टीरिया है, ये भी अ बैक्टीरिया। ये भी एक बैक्टीरिया है। ये प्रोड्यूस कर रहा है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम प्रोड्यूस कर रहा है ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। और लास्ट में आता है एसिड लैक्टोबैसिलस, वो प्रोड्यूस कर रहा है लैक्टिक एसिड। फोर्थ नंबर में है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ये तो बैक्टीरिया है, पता है बैक्टीरिया है, प्रोड्यूस कर रहा है लैक्टिक एसिड, प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड को ये प्रोड्यूस कर रहा है।
लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बात कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब आगे बात करें। फिर नेक्स्ट है ईस्ट के बारे में। ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी जिसको बोलते हैं, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का प्रोडक्शन के लिए किसका यूज किया जा रहा है, ईस्ट का प्रोडक्शन यूज़ किया जा रहा है, ईस्ट का। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंजाइम, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। जैसे कि बोल रहा है कि माइक्रोब्स का यूज़ ऑल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ द इंजाइम। एक इंजाइम है जैसे लाइपेजेस, उसका यूज़ कहाँ पे किया जा रहा है, उसका यूज़ किया जा रहा है फॉर्मुलेशन ऑफ रिमूविंग ऑयली स्टेन, जैसे कपड़ा लॉन्ड्री में, उस वहाँ पे कौन सा केमिकल का यूज़ किया जा रहा है, लाइपेजेस का यूज किया जा रहा है। तो लाइपेजेस के बारे में यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, क्योंकि यही सब पूछेगा ना एग्जाम में, तो और तो कुछ नहीं है इसमें। लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, मतलब डिटर्जेंट जब बनता है तो उस दौरान लाइपेजेस का यूज किया जा रहा है। एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। अब लॉन्ड्री में जैसे कि ऑयली कपड़ा में दाग लग गया, मसाला लग गया, तेल लग गया, तो वो सब में लाइपेजेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि यू मस्ट हैव नोटिस दैट बॉटल जूस बॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियरर एज कम्पेयर टू दोज मेड एट दी होम। जैसे कि हम लोग घर पे जूस बनाते हैं, वो उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है जो कि मार्केट में प्रेजेंट होता है, वो पूरा क्लियर होता है अंदर से, है ना। तो वो कैसे क्लियर रहता है, दिस इज बिकॉज द बॉटल जूस आर क्लेरिफाइड बाई यूज ऑफ पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, लिखिएगा यहाँ पे पॉइंट कि बॉटल जूस आर क्लेरिफाइड बाय, मतलब उसको क्लियर कैसे कर रहे हैं, जो बॉटल में जो जूस प्रेजेंट है उसको अंदर से पूरा क्लियर जो दिखता है ना, ट्रांसपेरेंसी हम कैसे ला रहे हैं उसमें, वो होता है ड्यू टू यूज ऑफ पैक्टिनेजेज एंड प्रोटीएजेज। ड्यू टू क्लेरिफाइड बाय यूज ऑफ पैक्टिनेजेज एंड प्रोटीएजेज का यूज कर रहे हैं, पैक्टिनेजेज एंड प्रोटीएजेज, पैक्टिनेजेज एंड प्रोटीएजेज, पैक्टिनेजेज एंड प्रोटीजेज का यूज़ किया जा रहा है बॉटल जूस को क्लियरिफाई करने में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर। नेक्स्ट लिखेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज ए क्लॉट बस्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट कि स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर। Streptokinase is used as clot buster। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेस के बारे में क्या बोले कि स्ट्रेप्टोकाइनेस इज अ क्लॉट बस्टर, मतलब क्लॉट को ब्रस्ट करता है। जैसे कि बॉडी में होकर कहीं पे क्लॉट जम गया तो उसको कौन ब्रस्ट कर रहा है, केमिकल का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। प्रोड्यूस कौन कर रहा है, बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। ये सारा डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना यही सब डाटा पूछा जाता है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज करता क्या है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक क्लॉट बस्टर है। प्रोड्यूस किससे होता है, वो बैक्टीरिया है कि फंगी है कि ईस्ट है कि क्या है, वो एक बैक्टीरिया है। और ये उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है, क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ अ पेशेंट हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। क्या बोल रहा है कि इस क्लॉट बस्टर का यूज़ कहाँ पे कर रहा है, यूज इज क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल, ब्लड से क्लॉट को रिमूव करने के लिए ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। यहाँ पे हम लोग क्लॉट बस्टर का यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे, जो पेशेंट अंडरगो किया है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिससे हार्ट अटैक का डिजीज़ होता है ना, तो वो उस जगह पे किसका यूज किया जा रहा है, उस जगह पे क्लॉट बस्टर का यूज किया जा रहा है। उस क्लॉट बस्टर का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये क्लॉट बस्टर किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया, ये प्रोड्यूस किया एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए that is used as an immunosuppressive agent
in an organ transplant patient is produced by fungus Trichoderma polysporum. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इसके लिए जगह कहाँ बचा, इसको मिटा दे दें, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख दिया जाए साइक्लोस्पोरिन ए। Cyclosporin A used as immunosuppressive agent, मतलब ये साइक्लोस्पोरिन ए का काम है ना कि अगर कोई पर्सन ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, जैसे कि किसी में किडनी दिया, कोई ट्रांसप्लांटेशन करवाया किडनी का, तो उसके बॉडी में इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखना है। अगर ज़्यादा एक्टिवेट हो गया इम्यून सिस्टम तो वो जो नया किडनी आया है वो बॉडी में, वो उसको रिजेक्ट कर देगा, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इसका काम है इम्यून सिस्टम के एक्टिविटी को थोड़ा सा कम करके रखना, ताकि वो जो किडनी या फिर कोई भी ऑर्गन बॉडी में लिया गया है उसको रिजेक्ट ना कर दे। तो उसके लिए यूज़ किसका किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन है। क्या है, एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। क्या काम है इसका, इम्यून सिस्टम को लो करना, इम्यून सिस्टम के एक्टिव पावर को थोड़ा सा कम करना, ताकि जो किडनी हो गया या फिर कोई भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है वो बॉडी रिजेक्ट ना कर दे। समझ गए बात को। तो ये हुआ साइक्लोस्पोरिन। अच्छा, साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में क्या पूछ सकता है कि ये प्रोड्यूस किसके द्वारा हुआ है। ये प्रोड्यूस हुआ है एक फंगस के द्वारा और उसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोड्यूस्ड बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, प्रोड्यूस्ड बाय फंगस, और उस फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, प्रोड्यूस बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। साइक्लोस्पोरिन है क्या, एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है जो इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को घटा रहा है। किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, एक फंगस के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। वो फंगस का नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है एक और टॉपिक, एक और है यहाँ पे कि स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनास्कस परप्यूरिस। एक स्टैटिन केमिकल है, वो प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जा रहा है, ईस्ट के द्वारा, और उस ईस्ट का नाम है मोनास्कस परप्यूरिस, हैव बीन कमर्शलाइज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि स्टैटिन का यूज़ कैसे कर रहे हैं, यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। स्टैटिन का यूज कर रहे हैं एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, और स्टैटिन इज प्रोड्यूस बाय ईस्ट, और उस ईस्ट का नाम है मोनास्कस परप्यूरिस। तो इसको तो जगह नहीं बचा, इसको उठा के नीचे ले आते हैं। इसको उठा के कहाँ ले आए, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैटिन यूज एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये प्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया है, एक ईस्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, और उस ईस्ट का नाम है मोनास्कस परप्यूरिस। ठीक है, ईस्ट का नाम है मोनास्कस परप्यूरिस। मोनास्कस परप्यूरिस। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग सारा पॉइंट को बाहर कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ कि स्टैटिन का यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल को कम कौन कर रहा है, उस केमिकल का नाम है स्टैटिन। वो केमिकल किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया, वो केमिकल प्रोड्यूस किया गया है एक ईस्ट के द्वारा, और उस ईस्ट का नाम है मोनास्कस परप्यूरिस। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। lowering it act by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of the cholesterol। अच्छा, ये जो स्टैटिन कैसे काम कर रहा है, एक्ट बाय competitively
इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। मतलब कि जो स्टैटिन है ना, वो जो एंजाइम से कंपटीशन कर रहा है। कौन सा एंजाइम से? वो एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उससे वो कंपटिटिवली इनहिबिट कर रहा है उस एंजाइम को। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कैसे लोअर कर रहा है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर कर रहा है बाय कंपटिटिवली इनहिबिटिंग एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। मतलब कि स्टैटिन जो है वो उस एंजाइम को कंपटिटिवली इनहिबिट कर रहा है जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करने में। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो भी ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट। तो देखो एक बार ना हम लोग इसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि बहुत सारा डाटा हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। एक एक डाटा को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स के बारे में यहाँ पे था। तो यहाँ से आते हैं साइक्लोस्पोरिन से। साइक्लोस्पोरिन कहाँ से? यहाँ पे केमिकल वाला जो शुरू किया ना, तो यहाँ से एंटीबायोटिक यूज एज अ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज सच एज। पहला ट्रीटमेंट का डिजीज वूपिंग कफ, क्या बोले उसको? काली खांसी। दूसरा डिजीज डिप्थेरिया, उसको क्या बोले? गल घोटू। तीसरा डिजीज लिप्रोसिस, जिसको बोले कुष्ठ रोग। उसके बाद यहाँ पे ये केमिकल वाला आता है एस्परगिलस नाइजर। जो केमिकल है वो प्रोड्यूस किसके द्वारा हो रहा है? एस्परगिलस नाइजर तो एक फंगस है, वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है? एसिड का नाम है सिट्रिक एसिड। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एस्परगिलस नाइजर एक फंगस है, वो प्रोड्यूस कर रहा है सिट्रिक एसिड। याद रखना है, एस्परगिलस नाइजर क्या है? एक फंगस है जो प्रोड्यूस कर रहा है सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरिया है, वो प्रोड्यूस कर रहा है एसिटिक एसिड, उसके नाम पे ही है। एसिटोबैक्टर एसिटी क्या प्रोड्यूस करेगा? एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। तीसरा नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम। अब इसका नाम है ब्यूटेलिकम, ये प्रोड्यूस करेगा ब्यूटेरिक एसिड। क्या प्रोड्यूस किया? ब्यूटेरिक एसिड। ये है क्या? एक बैक्टीरिया है। फिर लास्ट आया लैक्टोबैसिलस, ये भी क्या है? बैक्टीरिया है, और ये क्या प्रोड्यूस किया? एक लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन किया। तो यहाँ पे सिर्फ एस्परगिलस नाइजर ही यहाँ पे फंगस है और सारा बैक्टीरिया है। तो एग्जाम में ये पूछता है कि एसिटोबैक्टर एसिटी क्या है? बैक्टीरिया है कि फंगस है? तो वो बैक्टीरिया है। प्रोड्यूस क्या करता है? एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम बैक्टीरिया है कि फंगस है? ये एक बैक्टीरिया है। क्या प्रोड्यूस करेगा? ब्यूटेरिक एसिड, इसके नाम पे ही है। ब्यूटेलिकम प्रोड्यूस कर रहा है ब्यूटेरिक एसिड। एसिटी प्रोड्यूस कर रहा है एसिटिक एसिड। लैक्टोबैसिलस ये एक बैक्टीरिया है, प्रोड्यूस कर रहा है लैक्टिक एसिड। सिर्फ तुमको इसका याद रखना है। एस्परगिलस नाइजर एक फंगस है जो प्रोड्यूस कर रहा है सिट्रिक एसिड। इसी में कन्फ्यूज़न होगा कि एस्परगिलस नाइजर क्या है? एक फंगस है जो प्रोड्यूस कर रहा है क्या? सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कर रहा है। एस्परगिलस नाइजर एक फंगस है जो प्रोड्यूस कर रहा है सिट्रिक एसिड को। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बात करें। नेक्स्ट हम लोग के बात किए यहाँ पे कि बॉटल जूस आर क्लेरिफाइड बाय पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस। जो बॉटल का जो जूस है उसको किसका यूज़ कैसे क्लेरिफाई कर रहे हैं? हम लोग यूज कर रहे हैं पैक्टिनेज का एंड प्रोटीजेस का यूज कर रहे हैं। फिर आया स्ट्रेप्टोकाइनेस इज अ क्लॉट बस्टर। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है? क्लॉट बस्टर है। वो प्रोड्यूस किसके द्वारा हुआ? प्रोड्यूस हुआ एक बैक्टीरियम के द्वारा। उस बैक्टीरियम का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। तीसरा नाम है स्टैटिन। स्टैटिन किस तरह से यूज कर रहे हैं? एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। स्टैटिन का यूज कैसे कर रहे हैं? एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये प्रोड्यूस किसके द्वारा हो रहा है? ईस्ट के द्वारा, और उस ईस्ट का नाम क्या है? मोनास्कस परप्यूरिस नाम है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ऊपर में एक और है यहाँ पे, साइक्लोस्पोरिन है। साइक्लोस्पोरिन एक क्या है? यूज्ड एज ए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, मतलब इम्यून सिस्टम के एक्टिविटी को कम कर रहा है। और ये प्रोड्यूस किसके द्वारा हो रहा है? एक फंगस है, उसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। साइक्लोस्पोरिन प्रोड्यूस हो रहा है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि एक फंगस है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। कि वी नो दैट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज़ एंड टाउन। तो ये तो पता है कि बहुत सारा वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है हमारे सिटी एंड टाउन में। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। और मेजर कंपोनेंट क्या है इस वेस्ट वाटर में? ह्यूमन का एक्सक्रीटा प्रेजेंट है। द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। जो म्यूनिसिपल में जो वेस्ट वाटर है उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? सीवेज ही बोलते हैं। इट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और उस सीवेज में क्या प्रेजेंट है? लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट है, मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। और उसी माइक्रोब्स में से बहुत सारा कैसा है? पैथोजेनिक है, जो कि डिजीज को कॉज करता है।
हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ दिस सीवेज और द अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली? कहाँ पे वो जाता है एक्चुअली में? तो हम लोग देख लेते हैं यहीं पे कि दिस कैनॉट बी डिस्चार्ज इनटू अ नेचुरल वाटर बॉडी। ये जो सीवेज जो है ना, उसको डायरेक्टली हम लोग नेचुरल वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज नहीं कर सकते। बट ऐसा हम लोग, दुर्भाग्य की बात यही है कि बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे रिवर में यही काम हो रहा है कि जो सीवेज का जो वाटर है वो डायरेक्टली कहाँ पर रिलीज़ कर दिया जा रहा है? नदी में रिलीज़ कर दिया जा रहा है, जिसके कारण नदी हमारा पॉल्यूटेड हो रहा है। लेकिन रिलीज़ करने से पहले हमको क्या करना चाहिए? पानी को रिलीज़ करने से पहले हमको उसको ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए कि उसमें माइक्रोब्स वगैरह सब चीज़ हटा लेना चाहिए, तब उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में क्या हो रहा है कि सीवेज का वाटर ही डायरेक्ट हमारे रिवर में डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर स्ट्रीम्स डायरेक्टली। इसको डायरेक्टली हम नहीं डाल सकते नेचुरल वाटर बॉडीज में, क्योंकि बहुत सारा इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है। यू कैन अंडरस्टैंड वाई बिफोर डिस्पोजल हैंस सीवेज इज ट्रीटेड। मतलब जब हम उसको नदी में रिलीज़ करेंगे, सीवेज को हमको ट्रीट करना पड़ेगा, वो पानी को ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीटेड इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब जब पानी को हम नदी में छोड़ रहे हैं, उसको पानी को नदी में छोड़ने से पहले हमको उसको ट्रीट करना पड़ेगा। कहाँ पे? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। वहाँ पे ट्रीटमेंट, जहाँ पे पानी का ट्रीटमेंट हो रहा है सीवेज का, उसको क्या बोलते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। वहाँ पे हम लोग उसको ट्रीट करेंगे पानी को, मेकिंग इट लेस पॉल्यूटिंग। और वहाँ पे क्या जाता है? वहाँ पे उस पानी को लेस पॉल्यूटिंग किया जाता है, मतलब पानी का पॉल्यूशन लेवल को कम किया जाता है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है कि ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर इज डन बाय, वो कैसे होता है? डन बाय हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन दिस सीवेज। ट्रीटमेंट जो है सीवेज वेस्ट वाटर का किसके द्वारा किया जा रहा है? वो किया जा रहा है हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब, जो कि नेचुरली प्रेजेंट रहता है किसके अंदर? सीवेज में ही प्रेजेंट रहता है हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन अ 2 स्टेज, और ये ट्रीटमेंट 2 स्टेज में किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग वो दोनों स्टेज देखेंगे। एक होता है प्राइमरी स्टेज और एक होता है सेकेंडरी स्टेज। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम लोग देख लेते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या लिखा हुआ है? ये नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या बोले? हम जो वाटर को ट्रीट कर रहे हैं, सीवेज वाटर को 2 स्टेज में कर रहे हैं। एक हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक हो गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में देखो क्या करना है। दीज ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल लार्ज एंड स्मॉल। जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट में, जैसे मान लो कि गटर का पानी है, सीवेज के पानी में पहले क्या प्रेजेंट रहता है? अंदर में बहुत सारा पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, ऊपर में फ्लोट करते रहता है। लार्ज पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स है, बहुत सारा पार्टिकल्स है जो फ्लोट करते रहता है। तो उसको हम लोग बोल रहे हैं फिजिकल ट्रीटमेंट से हम उसको रिमूव करेंगे। फिजिकली क्या करेंगे? सारा चीज़ को रिमूव करेंगे। तो बोल रहे हैं फिजिकल ट्रीटमेंट में फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। यहाँ पे 2 स्टेप के थ्रू फिल्टर कर रहे हैं उसको और सेडिमेंटेशन कर दे रहे हैं। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस, जैसे कि उसको स्टेजेस में रिमूव कर रहे हैं। इनिशियली फ्लोटिंग डिब्रीज इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, मतलब कि जो ऊपर में फ्लोट कर रहा है उसको पहले हम फिल्टर कर लिए। फिर बोला देन दी ग्रिथ सॉइल एंड द स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। ध्यान देना, क्या बोला कि जो फ्लोटिंग डिब्रीज है उसको रिमूव किए बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, मतलब उसको फिल्टर कर रहे हैं सिक्वेंशियली। फिर सॉइल एंड स्मॉल पेबल को कैसे रिमूव किए? बाय सेडिमेंटेशन। क्या रिमूव, कैसे रिमूव किए? बाय सेडिमेंटेशन। ऑल द सॉलिड दैट सेटल फॉर्म प्राइमरी स्लज। अब देखो सारा चीज़ रिमूव कर दिए, फ्लोटिंग डिब्रीज हटा दिए, सैंड हटा दिए, पेबल्स हटा दिए, सॉइल हटा दिए। अब हटा देने के बाद अब फिर भी कुछ जाकर के नीचे में सेट हो रहा है, फिर भी नीचे में पानी के नीचे में जाके कुछ जम रहा है नीचे में, तो उसको हम लोग बोले प्राइमरी स्लज। क्या बोले उसको? प्राइमरी स्लज। ऑल सॉलिड दैट सेटल फॉर्म द प्राइमरी स्लज, उसको क्या बोल दिया गया? प्राइमरी स्लज। एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म द इफ्लुएंट, और जो ऊपर में प्रेजेंट है उसको हम लोग बोल दिए इफ्लुएंट। ठीक है, फिर बोला द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन टू द सेकेंडरी टैंक। देखो एक यहाँ पे बना सकते हैं। देखो यहाँ पे एक टैंक है, पहला नंबर टैंक में क्या हुआ कि यहाँ पे पानी है सीवेज का। इस सीवेज के पानी में बहुत सारा पार्टिकल्स है, लार्ज पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स, ये सब बहुत सारा चीज़ प्रेजेंट है, सैंड, सॉइल, पेबल, सब चीज़ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या किए हम लोग, इसको फिजिकल ट्रीटमेंट में, हम फिजिकल ट्रीटमेंट में पहले फिल्ट्रेशन करके जितना अंदर ऊपर में पार्टिकल्स प्रेजेंट था, फ्लोटिंग डिब्रीज वगैरह था, उसको हम फिल्टर कर लिए। तो यहाँ पे सारा फ्लोटिंग डिब्रीज वगैरह रिमूव हो गया। दूसरा नंबर अब यहाँ पे सैंड वगैरह बच चुका है, तो हम लोग सैंड को सेडिमेंटेशन तरीके से यहाँ पे रिमूव कर लिए। तो जब रिमूव किए तो यहाँ पे पानी बचा। अब दोबारा से देखें कि ये पानी फिर से यहाँ पे नीचे में कुछ जम रहा है, नीचे में कुछ जा कर के बैठ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोले प्राइमरी स्लज। क्या बोले इसको?
प्राइमरी स्लज, और ऊपर वाला जो बचा उसको बोले इफ्लुएंट। क्या बोले? ऊपर वाले को इफ्लुएंट बोला गया। समझ गए बात को? अब देखो आगे क्या लिखा हुआ कि द सुपरनेटेंट फॉर्म द इफ्लुएंट, और जो ऊपर प्रेजेंट है इसको हम लोग बोल दिए इफ्लुएंट। फिर देखो द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी, अब ये जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक से इफ्लुएंट को रिमूव करके किस में डाल दिया गया? सेकेंडरी टैंक में डाल दिया गया। बोल रहा है कि द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे। जो ऊपर में ये जो पानी बचा हुआ है इस पानी का हम ट्रीटमेंट करेंगे। कहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे। कहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे? उसको हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अब इसको हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोल रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हम माइक्रोब्स का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? माइक्रोब्स का यूज़ करेंगे, इसीलिए इस ट्रीटमेंट को बोला जा रहा है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बोल रहा है कि द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक। जो प्राइमरी इफ्लुएंट बचा ना, ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है इसको एक लार्ज एरेशन टैंक में डाल दिया गया। मतलब कि एक ऐसा टैंक में डाला गया जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू अ लार्ज एरेशन टैंक, एक एरेशन टैंक में डाल दिया गया, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। मतलब कि इसको हम एजिटेट किए, जैसे मान लो कि ये एक लार्ज सेटलिंग टैंक है, जैसे देखो यहाँ पे हम बना देते हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं कि ये टैंक में हम डाल दिए। जैसे कि यहाँ का जो पानी था ना, इस रीजन का पानी, यहाँ का जो पानी है इफ्लुएंट बोल रहे हैं इसको, प्राइमरी इफ्लुएंट, इसको एक लार्ज एरेशन टैंक में डाला गया और उसके बाद इसको एजिटेट किया गया। मतलब एजिटेट का मतलब क्या? एजिटेट का मतलब इसको जो है सो राउंड राउंड इस तरह से घुमाया गया, इस तरह से बहुत बार घुमाया गया, और साथ साथ में इसमें ऑक्सीजन का भी प्रेजेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे दिया गया है, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं एरेशन टैंक। इस पानी को जब पूरा इस तरह से एजिटेट किए, बहुत बार एजिटेट किए, और एजिटेट करते करते यहाँ पे अब क्या हुआ सो देखते हैं। बोल रहा है कि पम्प्ड इनटू इट दिस, क्या बोल रहा है कि लार्ज एरेशन टैंक वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट, उसके अंदर एयर को भी पंप किया गया। दिस अलाउ विग्रस ग्रोथ एंड यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू द फ्लॉक्स। अब क्या बोला? एजिटेट करने से क्या हुआ? इसके अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स का ग्रोथ हो गया। किसका ग्रोथ हो गया? माइक्रोब्स का ग्रोथ हो गया। ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स, कौन सा माइक्रोब? यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स का यहाँ पे ग्रोथ हो गया इनटू द फ्लॉक्स। मतलब कि उस पानी में क्या प्रेजेंट है? बहुत सारा यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स यहाँ पे ग्रो कर गया। किसके कारण? एजिटेट कराने के कारण। फिर बोल रहा है फ्लॉक्स को क्या बोल रहे हैं? मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज फ्लॉक्स, एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज फ्लॉक्स, तो एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे? एग्जाम में यहाँ पे बता सकते हैं कि फ्लॉक्स क्या है? मासेस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब एक गुच्छा है बैक्टीरिया का, एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट, मतलब उसमें प्रेजेंट क्या है? फंगल फिलामेंट प्रेजेंट है, मतलब फिलामेंट है। टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर, फ्लॉक्स क्या है? एक मासेस ऑफ बैक्टीरिया है, एसोसिएट किससे है? फंगल फिलामेंट से एसोसिएटेड है, और फॉर्म कर रहा है एक मेस लाइक स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग बोल रहे हैं फ्लॉक्स बोल रहे हैं। वाइल ग्रोइंग दिस माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट। अब यहाँ पे ये जो एरोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट है, जो फ्लॉक्स है, मतलब ये जो पानी है, इस पानी में जो मटेरियल प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मटेरियल, उस सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को यहाँ पे ये जो एरोबिक माइक्रोब्स है वो इसको कंज्यूम करने लगा। क्या करने लगा? एरोबिक माइक्रोब्स यहाँ पे ये सारे ऑर्गेनिक मैटर को खाने लगा। तो खाने के बाद क्या हुआ? कंज्यूमिंग द मेजर ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द इफ्लुएंट, दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द BOD। मतलब अब यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कम होते जा रहा है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होते जा रहा है, जिसके कारण अब BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कम होते जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट है, अब एरोबिक माइक्रोब्स सारा ऑर्गेनिक मैटर को खाते जा रहा है, तो धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है ना, ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी घट रहा है। मतलब यहाँ पे जो एरोबिक माइक्रोब्स है, धीरे धीरे अब खाना कम होने के कारण यहाँ पे क्या होगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कम होने लगेगा। अब यहाँ पे BOD कम हो गया। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द BOD ऑफ द इफ्लुएंट। तो BOD का मतलब क्या है? BOD रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ द वाटर वेयर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। मतलब मान लो कि BOD क्या है? BOD का मतलब बोल रहा है कि अगर 1 लीटर पानी है, इसमें बहुत सारा माइक्रोब्स रख दिए, अब यहाँ पे माइक्रोब्स
ये जो माइक्रोब्स है कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा इस पूरे ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोले, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्योंकि यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया खा रहा है केमिकल ऑर्गेनिक मैटर को, तो एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ पे जितना ज़्यादा बैक्टीरिया रहेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, कम बैक्टीरिया रहेगा मतलब कम ऑक्सीजन चाहिए। तो देखो क्या लिख रहा है कि BOD रेफर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ द वाटर, मतलब 1 लीटर वाटर में वेयर ऑक्सीडाइज बाय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीडाइज करने के लिए 1 लीटर पानी में कितना हमको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, इसी को बोल देंगे BOD, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे कैसे घटने लगा, खाना कम होने लगा तो ऑक्सीजन, बैक्टीरिया का ऑक्सीजन का डिमांड घट गया, तो ऑक्सीजन का डिमांड घट गया तो इसीलिए बोले BOD यहाँ पे रिड्यूस हो गया। द सीवेज, फिर बोल रहा है कि द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द BOD इज रिड्यूस, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीवेज वाटर को कब तक हम ट्रीट करेंगे, इस पानी को हम कब तक ट्रीट करेंगे, जब तक इसका BOD घट ना जाए, BOD इसका रिड्यूस ना हो जाए। द BOD टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और BOD टेस्ट क्या बता रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना ऑक्सीजन को अपटेक कर रहा है, कितना ऑक्सीजन को ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सिंपल वाटर, इन अ सैंपल ऑफ वाटर, एंड दस indirectly BOD is a measure of organic matter present in the water। यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख लीजिए कि indirectly BOD is measure of organic matter, indirectly BOD is measure of organic matter present in water। मतलब इनडायरेक्टली BOD को क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली BOD इज ए मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर, वाटर में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको भी हम लोग इनडायरेक्टली BOD ही बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ, वंस BOD ऑफ द सीवेज और द वेस्ट वाटर इज रिड्यूस, अब जैसे BOD उस वेस्ट वाटर का रिड्यूस हो गया, कम हो गया, सिग्निफिकेंटली द इफ्लुएंट इज देन पास्ड ऑन टू अ सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। देखो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। हम लोग क्या किए थे, हम लोग जो है यहाँ पे प्राइमरी इफ्लुएंट को इसमें लार्ज एरेशन टैंक में डालें, लार्ज एरेशन टैंक में डालने के बाद इसको हम लोग एजिटेट किए थे, इसको हम लोग क्या किए थे, इसको राउंड राउंड घुमाए थे, राउंड घुमाने से क्या हुआ, इसके अंदर बहुत सारा एरोबिक बैक्टीरिया डेवलप हो गया, एरोबिक बैक्टीरिया डेवलप होने से क्या हुआ, अंदर में जो पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट था वो सब क्या हो गया, इसको खाने लगा और एरोबिक मटेरियल को मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल को कंज्यूम करने लगा। अब ऑर्गेनिक मटेरियल धीरे धीरे कम हो गया ना ऑर्गेनिक मटेरियल, अब बैक्टीरिया पूरा भर चुका है यहाँ पे, ऑर्गेनिक मटेरियल धीरे धीरे कम हो चुका है। अब क्या करेंगे, जैसे ही BOD इस टैंक का कम हुआ, वंस द BOD ऑफ द सीवेज वाटर इज रिड्यूस, जैसे इस पूरे टैंक का BOD कम हो गया, सिग्निफिकेंटली इफ्लुएंट, अब इस इफ्लुएंट को पास कर दिया गया, इस पानी को कहाँ पे पास कर दिया, इनटू सेटलिंग टैंक। अब इस पानी को एक टैंक में डाल दिया गया और उसको सेटल करने रख दिया गया, इस पानी को एक सेटलिंग टैंक में हम लोग डाल दिए, पानी को सेटलिंग टैंक में डाल दिए वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। अब पानी को अब हिलाएंगे नहीं, अब एजिटेट नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे सारा बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे जम जाएगा, यहाँ पे ये सारा बैक्टीरिया इस तरह से नीचे जम जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि अलाउड टू सेडिमेंट, फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। अब इसको क्या बोले, एक्टिवेटेड स्लज बोले, एक्टिवेटेड, याद रखना ऊपर वाले में यहाँ पे बोले थे प्राइमरी स्लज और यहाँ पे बोल रहे हैं एक्टिवेटेड स्लज। जब एक बार सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया तो उसको लिए टर्म क्या यूज किए, एक्टिवेटेड स्लज का यूज किया। एक्चुअली में ये क्या है, ये बैक्टीरिया ही है, एरोबिक बैक्टीरिया, जो कि यहाँ पे जम गया है नीचे में। एक्टिवेटेड स्लज, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक। अब इसी में से हल्का सा स्मॉल पार्ट एरोबिक बैक्टीरिया को लेकर के कहाँ पे पंप कर दिया गया, पंप कर दिया गया एरोबिक एरेशन टैंक में, दोबारा से एरेशन टैंक में डाल दिया गया हल्का सा एरेशन टैंक टू सर्व एज एन इनोकुलम की तरह, कि दोबारा से ग्रो कर जाए। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज, अब ये जो मेजर पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज बचा, अब इसका क्या करेंगे, द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक कॉल्ड एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब ये जो है ना, इसको अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मान लो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक नया स्लज में, मतलब एक नया टैंक में इसको डालें, इसको बोले एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब यहाँ पे जितना स्लज था ना, ये स्लज को हम सारा डाल दिए इसमें, यहाँ पे अब डाल दिए, और इस टैंक को बोले एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्या बोले, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर बोले, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर।
हेयर द अदर काइंड ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया आएगा, यहाँ पे अब बैक्टीरिया सारा रहेगा एनएरोबिक, जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकेगा। बोल रहा है कि हेयर द अदर काइंड ऑफ द बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली, कैसे ग्रो कर रहा है, एनएरोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंगी, को डाइजेस्ट करने लगा, फंगी को डाइजेस्ट करने लगा इन द स्लज। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ गैसेस, और इस डाइजेशन के दौरान जो बैक्टीरिया है वो मिक्सचर ऑफ द गैसेस प्रोड्यूस कर रहा है, सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम में ये गैस पूछा जाता है कि एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ है, मीथेन प्रोड्यूस हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस हुआ है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जगह है कहीं पे, इन एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर 3 गैसेस प्रोड्यूस, लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे इन एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है, मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है, मीथेन, एनएरोबिक स्लज, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में 3 गैस प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जब यहाँ पे एनएरोबिक बैक्टीरिया इस स्लज को डाइजेस्ट कर रहा है, स्लज को, फंगी को, बैक्टीरिया को जब खा रहा है, तो उस दौरान उस टैंक में 3 गैस प्रोड्यूस हो रहा है। उस गैस का नाम है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। दीज गैसेज फॉर्म बायोगैसेस, और उस गैस को कलेक्टिवली हम लोग बोल रहे हैं बायोगैस, कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ इन्फ्लामेबल, मतलब उसको इन्फ्लामेबल है, मतलब उससे आग भी जला सकते हैं, इन्फ्लामेबल हो सकता है। दिस द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू द नेचुरल बॉडी। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट कर देने के बाद यहाँ पे जो पानी बचा हुआ है, अब पानी को हम लोग रिलीज कर देंगे कहाँ पे, नेचुरल वाटर बॉडीज़ में, जैसे रिवर में और स्ट्रीम में। एन एरियल व्यू ऑफ सच प्लांट इज सोन इन फिगर 8.7। अब यहाँ पे यही है एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पे चारों तरफ से प्राइमरी सेटलिंग टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, इस तरह से डाइजेस्ट होते जा रहा है, अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और लास्ट में जाकर के कहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, नदी में पानी को ट्रीट करके रिलीज कर दे रहे हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा टैंक का पानी को हम फाइनली रिलीज करते हैं, हम लोग एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर वाले टैंक के पानी को रिलीज कर देते हैं नदी में, रिवर में, इसमें रिलीज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये जो सारा काम हुआ किसी कारण हुआ, माइक्रोब के कारण ही हुआ ना, इतना सारा काम, इतना सारा लीटर ऑफ द पानी जो यहाँ पे फिल्टर हुआ किसी कारण हुआ, माइक्रोब्स के कारण हुआ। तो देखो, यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियन गैलन्स ऑफ द वाटर। यहाँ पे माइक्रोब्स बहुत मिलियन गैलन ऑफ द वाटर को ट्रीट किया, वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। दिस मेथोडोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर मोर देन अ सेंचुरी नाउ, मतलब बहुत लंबे समय से ये प्रोसेस को किया जा रहा है इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू रिवाइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, मतलब आज तक ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं आया है जहाँ पे हम लोग बिना माइक्रोबियल ट्रीटमेंट से सीवेज को ट्रीट कर सकें। तो सीवेज को ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ, आर यू अवेयर दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, मतलब ज़्यादा अर्बनाइजेशन होना, ज़्यादा शहरीकरण होना, मतलब कि मॉडर्नाइजेशन होना, बिल्डिंग बनना, पॉपुलेशन इंक्रीज होना, उसको क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन। सीवेज इज बिंग प्रोड्यूस इन मच लार्जर क्वांटिटी देन द एवर बिफोर। अब जो सीवेज का वाटर है, वाटर भी तो ज़्यादा रिलीज होगा ना, आदमी ज़्यादा हो जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, तो उसका नीड ज़्यादा हो जाएगा, पानी का यूज़ बढ़ जाएगा, एक्सक्रीटा बढ़ जाएगा, तो वो उसके कारण तो सीवेज का भी वाटर बढ़ गया। तो सीवेज का वाटर बढ़ जाने से अब क्या होगा, हाउएवर नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैज़ नॉट इंक्रीज इनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटीज़, मतलब कि सीवेज आदमी तो बढ़ गया, सीवेज वाटर बढ़ गया, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारा इंक्रीज नहीं हुआ। तो देखो, सो द अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन डिस्चार्ज, इसी कारण बहुत बार अनट्रीटेड सीवेज, मतलब सीवेज को ट्रीट नहीं किए और डायरेक्टली उसको हम लोग रिवर में छोड़ देते हैं, लीडिंग टू देयर पॉपुलेशन एंड देयर पॉल्यूशन एंड इंक्रीज इन वाटर बॉर्न डिजीजेज, वहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीज भी हो जा रहा है। फिर बोला द मिनिस्ट्री, अब देखो यहाँ से क्या लिख रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दिस मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन। अंडर दिस प्लान यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट याद रखना कि हमारा गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इसके लिए 2 एक्शन प्लान लेकर के आया, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान को लेकर के आया है।
तो यही था हमारा पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब बायोगैस का प्रोडक्शन कराने के लिए माइक्रोब्स का कैसे यूज़ किया जाता है सो देखते हैं। अब देखो माइक्रोब्स सीवेज इसमें बचा हुआ है, बायो कंट्रोल एजेंट बचा हुआ है, फिर माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, उसके बाद ये टॉपिक खत्म। 3 टॉपिक मतलब बचा हुआ है हमारे पास।